रूठे को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। रूठे को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या, सब कुछ हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में हम आपको इससे पहले लसम मसो तक बता चुके हैं। लसम मसो हम लोग भाग विधि के माध्यम से सीखे, लेकिन आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे लस और मसो निकाला जाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मसो निकालने से पहले थोड़ा हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाला कैसे जाता है पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड को भी बताने से पहले मैं आपको गुणनखंड के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। फिर अभाज्य गुणनखंड के बाद हम लोग लस और मस निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए गुणनखंड क्या होता है, पहले इस पर देख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। गुणनखंड के अंदर, गुणनखंड को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है गुणनखंड कहिए, या इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को अपवर्तक कहिए। क्या कहते हैं बाबू, अपवर्तक भी बोलते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है, किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि हम 20 ले लिए, ठीक है ना, और कहा जाए कि 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो 20 जिन जिन संख्याओं से यह पूरा पूरा कट जाएगा, यही समझिए कि जिस जिस संख्या से 20 कट जाता है वह सभी संख्याएं 20 का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाएगी, ठीक है ना। 20 से में अगर जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 20 में आप ध्यान से देखेंगे तो 20 1 से कटता है ना बाबू, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। अच्छा जरा 20 है तो 20 से कट करेगा, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी 1 2 4 5 10 20 ये सभी 20 का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कि 1 से 20 कटेगा कि नहीं, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, तो ये सभी के सभी 20 का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाएगा। इतना समझ में आया ना बाबू। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर 12 ले लिया जाए तो 12 का गुणनखंड क्या होगा या अपवर्तक क्या होगा, 1। भाई 1 से तो सब संख्या कटता है ना, ठीक है ना। 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और 12। 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12। और एक और बात आपको बता दें, इन सभी के बीच ना कॉमा दिया जाता है, ठीक है ना। गुणनखंड या अपवर्तक में हमारे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया ना गुणनखंड या अपवर्तक क्या है, कि जिन जिन संख्याओं से अगर जिस संख्या का भी आप गुणनखंड कहिएगा या अपवर्तक कहिएगा तो वह जिस जिस संख्या से कटेगा ना बाबू, वह सभी संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। एक और आपके लिए उदाहरण याद देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 16 की अगर बात करूं, ठीक है ना, तो 16 किससे किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा ना भाई। तो यह सब का सब इसका गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो जिससे जिससे यह कट जाएगा, यानी जिस संख्या का भी गुणनखंड या अपवर्तक आपसे पूछा जाए तो देखिए कि वह संख्या किससे किससे कट जाएगा या किससे भाग करने पर वह पूरा पूरा कट जाता है, तो वह सभी संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाएगी, अपवर्तक कहलाएगी। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपके सामने एक थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं, चलिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर 100 के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना, कि 100 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से आप अपने मन से बोलिए मेरे साथ, 1 2 होगा ना, फिर मन में सोच रही है, आप सोच कर रखिए, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर 2, फिर उसके बाद 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर क्या होगा बाबू, 10 से कटेगा, फिर उसके बाद 15 से कटेगा, नहीं 15 6 90, अब 15 7 105 नहीं कटेगा 15 से, हाँ 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 तो 100 से कटवे करेगा, ठीक है ना। तो यह 1 2 4 5 10 20 25 50 100 यह सभी के सभी इस 100 का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएंगे। बोले किसी को दिक्कत है बाबू, हम नंबर सिस्टम लाएंगे ना तो आपको बढ़िया से परिभाषा भी इसका बताएंगे। अभी इसमें गुणनखंड आप गुणज के बारे में बताएंगे, नहीं कि उसको अपवर्त भी बोला जाता है, उसके बारे में चर्चा होगा। तो खैर अभी अभाज्य गुणनखंड हम आपको बतला दे, तो सोचे पहले गुणनखंड पे चर्चा हो जाए कि ये क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको गुणनखंड समझ में आ गया क्या है, कि किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड कहते हैं, वो जिस जिस संख्या से अगर कट जाए उसका हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। देखिएगा
दो का अगर आपसे पूछा जाए तो दो का मात्र दो युग है गुणनखंड, एक से कटेगा, दो है तो दो से कटेगा। लेकिन आपको बता दे एक का अगर गुणनखंड कहा जाए बाबू, एक का मात्र एक ही हुआ है ससुरा, ये एक के गो, बस बात कर, ठीक है ना। इस एक के अलावा जितने भी संख्या है उनका एगो नहीं दो या दो से अधिक है, लेकिन एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही अपवर्तक है, एक ही गुणनखंड है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से गुणनखंड या अपवर्तक आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम चर्चा करेंगे आभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आपको हम आभाज्य गुणनखंड बताते हैं। गुणनखंड मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब आभाज्य गुणनखंड की बारी है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड नाम से ही पता चल रहा है कि ससुरा इसमें जो है ना अभाज्य संख्या होगा। जब आप गुणनखंड लिखे था ना तो उसमें भाज्य अभाज्य सब शामिल था, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा। अब अभाज्य और भाज्य क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा एक लाइन में सुन लीजिएगा। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से अगर विभाजित हो जाए या कट जाए तो इसको बोलते हैं भाज्य, या उसको संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, ठीक है ना, या उसको यौगिक संख्या भी बोला जाता है। और अभाज्य की बात करें तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसको बोलेंगे अभाज्य, या रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या भी बोला जाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं अगर 12 की बात करूं तो यहाँ 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, अभी हम लोग देखे ना, और 12 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं के अलावा बताइए इतनी संख्याओं से कटा कि नहीं कटा, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यह क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से कटा, इसलिए इसको हम भाज्य बोलेंगे। लेकिन वही अगर मैं बात करूं तो 11 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा, तो ये होगा अभाज्य। फिर इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं बाबू। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, मैट्रिक के क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या कि बोला जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। क्या है, 2 है, क्योंकि यह 1 और 2, यह 1 और 2 के अलावा और किससे नहीं कट सकता है। तो यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 से छोटा कोई नहीं है। और सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या पूछा जाए कौन है, तो वो है 4, क्योंकि यह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 है तो 4 से भी कटता है, यानी कि स्वयं अपने आप और 1 से कटने के बाद इसके अलावा यह 2 से भी कटता है, तो इस 4 से छोटा कोई नहीं है जो भाज्य संख्या का काम करे। तो इसे याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कहा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होता है बाबू, 2। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा जाए तो क्या कहिएगा, 4। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। हाँ बाबू, बड़ी संख्या के बारे में मत सोचिए कि बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी तो अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसे याद रखिएगा। और अब आपको हम बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसमें क्या है कि भाज्य अभाज्य आपको बताएं, तो देखिए ये 2 क्या है, अभाज्य, 3 क्या है, अभाज्य, जबकि 4 क्या है, भाज्य है। तो जब हम गुणनखंड निकालते हैं ना बाबू, तो भाज्य अभाज्य सब शामिल होता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या शामिल होगा। और एक और बात, गुणनखंड आप निकालते हैं तो इसमें कॉमा का चिन्ह दिया जाता है, जबकि अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे ना तो इसमें गुणा का संबंध रहेगा, ठीक है ना बाबू। जैसे यहाँ पे हम कहें कि बताइए 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 20 का हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 20 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। लेकिन वही 20 का अगर कहा जाए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला है, जिस तरह से आप लसा बनाते हैं ना, तो सेम वही तरह बना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 से सबसे पहले कटाएंगे तो 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, अब कटने वाला है क्या, नहीं ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है ना, 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2, फिर गुना, लसा आप जिस तरह से बनाते हैं ना बाबू, सेम वही चीज है। अंतर क्या है कि जब हम लसा बनाते थे ना, ये जितना बाहर रहता था सबको गुना करके लिख देते थे, और यहाँ पे नहीं लिखना है बस, क्योंकि लसा जब हम लोग निकालते थे ना तो उसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं को निकालते थे, और इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको अकेले एक एक संख्या का निकालना है, ठीक है ना। अगर 20 है तो 20 का अलग निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 30 हो, 40 हो, 50, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहेगा आराम से उसको अलग अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, 2, फिर 2 और 5, 2, 2, 5, ठीक है ना। और इसके बीच हम क्या लिखे हैं, गुना। और आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2, 1 और 2 के अलावा किसी से कटेगा
दो ये भी है, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और दूसरे से नहीं ना कटेगा, और किसी दूसरे से कट जाता है ना उसको कहते हैं हम भाज्य। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, अभाज्य है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये था गुणनखंड, ये क्या था गुणनखंड, और ये निकला है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यही है, समझ में आया कि नहीं यार। 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के आपको दिखाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, हम और आपको बनवा रहे हैं, चिंता ना करें, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ना 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए जब क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, उसके बाद लिखिएगा, आप आराम से हल लिखिएगा और तब इसको बनाइएगा, ठीक है। 80 ऐसे करके और यहाँ बनाना शुरू कीजिए। तो 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ऐसे नहीं कटेगा भाई। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, और ऐसे निकालने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ना थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करें। अभाज्य गुणनखंड पूरा शब्द न लिखे, क्योंकि बड़ा हो रहा है, इसलिए हम अ लिख करके यहाँ पे एक बिंदु दे दे, इसका मतलब अ से अभाज्य मान लेंगे हम लोग, और यहाँ पे गु लिख करके यहाँ पे एक बिंदु दे दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणनखंड, यानी कि हो जाएगा अभाज्य हो गया गुणनखंड। तो क्या है बाबू, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है बाबू, और उसके बाद 5, बस इतना लिख के छोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बस यही तो है अभाज्य गुणनखंड। बड़का से बड़का संख्या का आ जाए, आराम से अभाज्य गुणनखंड निकल। हाँ, अब यहाँ पे कहिएगा, जिसे भैया कहिए 13 का निकले रे भाई, 13 खुद ही क्या एक अभाज्य संख्या, तो 13 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। अगर निकालिएगा तो क्या होगा, 13 में ये 13 गुना 1, इसका मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। या 1 को आप पहले कर दीजिए, ठीक है ना, 1 गुना 13, क्योंकि 1 से कटाएगा तो 13 ही बांटता है, 1 से हम लोग नहीं कटाते हैं बाबू, ठीक है ना। तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल किया जाए कि अभाज्य गुणनखंड किसका निकलता है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि भाज्य संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड निकलता है। किसका निकलता है, भाज्य संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड निकलता है। तो हम आराम से यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा दे कि अगर 15 के लिए अगर कहा जाए तो 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 और 15 से तो कटता ही है, साथ ही में या 3 से भी कट देता है और 5 से भी कटता है। चलिए यहाँ थोड़ा आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा, सबसे पहले 3 से कटा है तो 3 × 15 हो गया ना बाबू, तो ये हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो गया। देखिए जब अभाज्य गुणनखंड बाबू जो निकलता है ना, जब उन सभी को आप गुना कीजिएगा ना तो उस संख्या के बराबर आ जाएगी। जैसे यहाँ 20 में निकालेगा, 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 गुना 4 है, 4 × 5 20 हो गया। यहाँ पे 3 × 5 15, और यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 × 5 80, आराम से नहीं आ गया। तो एक और तरीका आपको बताते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना, कि अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 20 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखे हैं, तो 2 गुना 2 गुना 5 लिखे हैं, यहाँ 15 का भी देखें 3 गुना 5 लिखे हैं, यहाँ पे 80 का इतना लिखे। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। कैसे कि ये तो लिखे हैं, ये भी आपका सही है, लेकिन थोड़ा बढ़िया जवाब कब होगा, जिस तरह से आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो कटा के आंसर देते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ बताने चल रहे हैं। ऐसे में तो आपको ये पावर वाला भी नहीं बताएं, लेकिन फिलहाल में आपको एक छोटा सा आइडिया बतला रहे, उसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि कुछ और बेस आप पढ़ लीजिएगा तब मजा आएगा इसको बनाने में। लेकिन थोड़ा यहाँ जान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसका जवाब हम ऐसे ना दे करके, इसका जवाब अगर ऐसे दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे, तो अभाज्य गुणनखंड में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड निकालना गया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है ना, तो क्या कीजिएगा, जोन जितना बेर आइल बा, ठीक है ना, जो जितना बार आया है उसके ऊपर पावर जो है उसको उतना दे दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 बार आया है, इसलिए 2 का पावर क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, और गुना 5, बस 2 का पावर 2 लिखने का मतलब क्या है कि 2 बार आया है। कितना बार है बाबू, 2 बार आया, इसलिए 2 का पावर 2 दिया है और गुना 5 हो गया। अगर यहाँ 2 अगर 3 बार आया रहता तो 2 लिख के पावर जो जितना बेर आइल बनू उ लिख के, आ जो बेर आइल बा उतना मुड़ी मतलब पावर, ठीक है ना, वहां पे बैठा दीजिए। अभी आपको पावर क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है बाबू, जब आप हम चर और अचर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आपको बढ़िया समझाएंगे। फिलहाल में इतना समझिए कि यह 2 बार आया इसलिए 2 को लिखे हैं, 2 बार आया इसलिए 2 लिखे हैं, ठीक है ना। अगर यह 2 3 बार आया रहता तो 2 का पावर इसे 3 लिख देता, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका आंसर बहुत अच्छा कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आंसर लिखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया बाबू, 4 बार आया। कितना बार आया, 4 बार आया। तो हम इसको आराम से 2 का पावर 4 और 2 गुना 5 हो जाए आंसर। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा इसमें अगर 5 भी मान लीजिए चला कि अगर 5 भी 2-3 बार आ गया रहता तो हम क्या करते बाबू, 5 3 बार आया ना तो 5 के मुड़िया पर 3 बैठा देते, कोनो कष्ट है का,
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, लेकिन नहीं है भाई इसमें, इसलिए हम पावर 3 नहीं देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आ गया। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेकर आते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड आपके सामने हम निकालते हैं, और मेरा आप हेल्प कीजिएगा, और जब आपको ये बनाने आ गया है तो आप भी इसको मेरे साथ में बनाइएगा, ठीक है। यहां देखिएगा बाबू 15 वाला में ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 और 5 है ना, तो यहाँ पे 3 एक ही बार है और 5 एक ही बार है। तो जब 3 एक ही बार 5 एक ही बार होता है, एक तरह के कोई पावर लिखी जाएंगे बाबू, वही तरह छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये आया था 2 बार इसलिए 2 लिख दिया, ये 4 बार था इसलिए लिख दिया, 5 नहीं था इसलिए, और यहाँ पे ये एक बार आया है, तो जो एक बार आएगा उसको सही छोड़ दे। देखिएगा कि हाँ जिसमें कोई 2 बार 3 बार 4 बार आया है उसी को उसके पावर के रूप में लिखिएगा, और बाकी जो नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बड़ा संख्या लेकर के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1200 एक बड़ी संख्या लेकर आए हैं। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप कटाना शुरू कीजिए ना बाबू, कोशिश कीजिए 2 से, जिस तरह से आप लसा बनाते थे ना, सेम वही आइडिया आपको अपनाना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो 2 से सबसे पहले देखेंगे कटा कर, तो 2 से कट ही जा रहा है, तो 2 से कटेगा तो 600 होगा ना बाबू, आधा कर देंगे। फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा, 300 होगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। फिर अब देख रहे हैं, चला अब 2 से कटने वाला नहीं है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, क्या 3 से कटेगा, हाँ 25 या 75 कटेगा ना, तो 3 से ये कट जाएगा आराम से 25 बार में। अब देख रहे हैं क्या है कि ये 25 से 3 से नहीं कटेगा, अब 4 से तो देखेंगे नहीं, सीधे 5 से आएंगे तो 25, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 1200 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, चला तो 2 पहले जितना बार है उतना लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार हो गया ना, तो उसके बाद फिर 3 गुना 5 गुना 5। चला यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 कितना बार आया है, तो 2 4 बार आया, तो 2 के पावर 4 गुना 3 एक बार आया, तो ससुरा यही तरह लिखोते हैं। अब 5 2 बार आया तो इसको 2 बार लिखने, 5 का पावर 2, बोले किसी को दिक्कत, और यही हो गया हमारा आंसर। अभाज्य गुणनखंड निकालने में किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना आ गया। जो ज्यादा नहीं कटेगा उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा और इसी तरह से लिखिएगा। अगर कोई एक बार आया तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, जो अगर 2 बार 3 बार आया होगा तो उसको पावर में लिखेगा, बहुत अच्छा होगा। बाबू ये जो आइडिया आपको हम बताए, ये जो अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाया है, ये मैट्रिक क्लास में प्रश्नावली 1.2 में आपको मिल जाएगा। और ये अगर आप बनाना सीख गए तो अभी आप चाहें तो मैट्रिक का ये क्वेश्चन जाके सोल्व कर सकते हैं, बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं, यानी कि मसा और लसा कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लसा और मसा के साथ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तब तक के लिए जय हिंद।